एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गेट पीवाईक्यू की सीरीज बहुत जोर शोर से चल रही है। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो जरूर जाके देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं होने चाहिए, एग्जाम बिल्कुल कॉर्नर में। और ये लेक्चर नंबर 25 है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स वाई जेड का रेशियो दे रखा है मुझे और बोल रहा है कि वैल्यू फाइंड करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस जेड माइनस वाई अपॉन में वाई। तो अगर हम बात करते हैं, हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इसमें एलसीएम फाइंड करेंगे। जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम फाइंड करेंगे, क्योंकि मुझे ये डिनोमिनेटर रिमूव करने हैं। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि वो तीनों के टेबल में आता है। अब अगर हम बात करें तो रेशियो अगर फाइंड करें तो 12 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं y की बात करेंगे तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा 3। तो ये तो मेरे को एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। पुट करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 3 माइनस का 4, 6 प्लस 3 माइनस का 4 अपॉन में 4, अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वेल, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 6 प्लस 3 हो जाता है 9, 9 माइनस 4 हो जाता है 5, 5 अपॉन 4, जो कि डिवाइड करने पे कितना आएगा, 1.25। 1.25 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ए पार्ट हो जाएगा मेरा 1.25। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्टिविटी दे रखा है और टाइम, टोटल फ्लोट टाइम निकल रहा है एक्टिविटी ई का। तो अगर टोटल फ्लोट टाइम की बात करते हैं तो टोटल फ्लोट टाइम जो हमारा है, अगर उसकी बात करें तो फॉर्मूला होता है हमारा, फ्लोट टाइम की बात करते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा टी एल। यहाँ पर मुझे इस तरीके से बनाना चाहिए था। ये हो जाएगा मेरा फ्लोट टाइम पूछ रहा है, तो ft इज इक्वल्स टू टी एल जे माइनस का टी ई आई, और उनके बीच में जो टाइमिंग हमें है, जो उनके बीच का टाइम है, जो डेज लगा है वो। तो अगर सबसे पहले बात करें हम एक्टिविटी को बनाते हैं, तो यहाँ ए और बी एक्टिविटी किसी पे डिपेंड नहीं करी। मतलब कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रही है तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट बना लेती हूँ, और एक यहाँ पर बना लेते हैं हम एंड पॉइंट। यहाँ हम बना लेते हैं एंड पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से हमारा ए भी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से हमारा बी भी स्टार्ट हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ से, तो ए भी स्टार्ट हो रहा है और बी भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ए की अगर हम बात करते हैं, ए के लिए कितना टाइमिंग दे रखा है, ए के लिए हमें 10 डेज दे रखा है। वहीं पे बी के लिए बात करते हैं तो बी के लिए हमें दे रखा है 12 डेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि जो सी है वो मेरा ए पे डिपेंड करता है। तो जो मेरा सी है वो मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे। और सी के लिए हमें कितना टाइमिंग दे रखा है, 5 डेज लगे सी को एक्टिविटी को कंप्लीट होने में। ठीक है, डी की अगर हम बात करते हैं, डी की बात करें तो डी मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड कर रहा है। डी की बात करते हैं तो डी मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे। और उसके बाद वो हमारा एंड ही हो जाएगा। तो मैं सीधे यहाँ से ऐसे इसको ज्वाइन कर देती हूँ। डी के बाद ही मेरा एनडी हो जाएगा। तो डी में कितना टाइम लगा, 14 डेज लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि जो ई इवेंट है वो सी पे भी डिपेंड कर रहा है और मेरा बी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जो ई इवेंट है मेरा वो सी पे भी डिपेंड कर रहा है और मेरा बी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसको ई बोलते हैं, और ई जो है बेसिकली उसको करने में 10 डेज लग रहे हैं, और वो मेरा सी पे भी डिपेंड कर रहा है और बी पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ से मैं टीई और टीएल निकाल लेती हूँ, टीई और टीएल निकाल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से टीई की बात करें तो यहाँ पर तो हमारा टीई कितना हो जाएगा, 0। यहाँ तो टीई 0 हो जाएगा। फिर अगर इस पॉइंट की बात करें, ए पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे 10 डेज लगे। तो अगर इसकी बात करें, ठीक से बनाते हैं, तो यहाँ 10 डेज लगे, तो 10 डेज यहाँ पे 10 हो जाएगा। वेल, 5 ऐड होते ही हमारा जो सी है पॉइंट, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ए पे डिपेंड कर रहा है। तो 10 डेज बाद कंप्लीट होगा, 5 डेज और लगेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 15। वेल, ई की बात करते हैं। अगर ई की बात करें यहाँ पर, तो ई पे हमारे यहाँ पर कितना लगेगा, 15 में 10 प्लस करेंगे। लेकिन ये ई जो है मेरा दो बातों पर डिपेंड कर रही है। ये जो पॉइंट है मेरा दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर और देख लेती हूँ, बी के लिए चेक करें तो 0 लगे, 0 के बाद 12 डेज और लगे, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 12। और डी की अगर हम बात करते तो 12 के बाद हमारा 14 डेज और लगे, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 26। अब आप यहाँ देखो, 26 यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 26, और इस तरफ से ऐड करोगे तो 15 प्लस 10 आएगा 25। और मुझे टीई के लिए हमेशा मैक्सिमम चूज करेंगे, क्योंकि 26 डेज के लिए वेट करना पड़ेगा। तो 26 हमारा ये हो जाएगा। टीई की बात करो तो यहाँ हो जाएगा 26, और जो हमारा टीई है वही हमारा टीएल भी होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 26 मेरा। वेल, अगर हम फाइंड करें, हमें मुझे ई के लिए निकालना है, ई के लिए निकालना है, तो मैं ई में 10, 26 में 10 माइनस करूंगी तो यहाँ आ जाएगा मेरा 16। 26 में 10 माइनस करूंगी तो ये मेरा आ जाएगा 16। वेल, अब इसमें आराम से पुट कर सकते हो। तो टीएल हमारा हो जाएगा, टीएल जे की बात करें वो हो जाएगा हमारा 26। और अगर मैं टीई आई की बात करूँ तो वो हो जाएगा मेरा, अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मेरा 15। टीएल आई की बात करें मतलब 15, ये वाली वैल्यू की बात करें तो टीएल आई हो जाएगा मेरा 15। माइनस में इन दोनों के बीच में जो ई है उसमें कितना टाइम लग रहा है, उसमें लग रहा है मेरे को 10 डेज। तो ये मैं 10 और माइनस करूंगी, तो 26 में मैं 10 माइनस करूंगी तो हो जाएगा मेरा 10 माइनस करूंगी तो हो जाएगा मेरा 16, 16 में 15 माइनस करूंगी तो हो जाएगा मेरा 1। तो टोटल फ्लोट टाइम जो मेरा निकल के आएगा वो हो जाएगा 1 डे विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बीएमसी से रिलेटेड और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा सीमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें बोक्स कंपाउंड के बारे में पूछा जा रहा है। मैच द फॉलोइंग में, तो थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले अगर सीमेंट की हम बात करते हैं, सीमेंट के कंपाउंड की बात करें, तो सीमेंट में जो हमारा कंपोनेंट लगते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। तो हम उसको इस तरीके से सलीम या फिर मिसाल, जिससे भी आपको याद करना है उससे याद कर सकते हैं। अगर हम एल से बात करें तो एल हमारा सबसे ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, वो है लाइम। लाइम की बात करें तो 62 से लेकर 67% तक देखने को मिलेगा। अगर इसकी बात की जाती है तो ये स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर ये अपने परसेंटेज से ज्यादा एक्सेस में देखने को मिलता है तो यहाँ पर हमें अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वहीं पे एक ए हमारा एल्यूमिना के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक ए हमारा एल्यूमिना को डिनोट करता है, जो कि हमारा अप्रोक्सीमेटली 3 से लेके 8% के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे को ये क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है। अगर मुझे क्विक सेटिंग इंक्रीज करानी है तो मैं एल्यूमिना की परसेंटेज को इंक्रीज कर दूंगी। एक ए एल्कली है जिसको कैंसर ऑफ द सीमेंट भी कहा जाता है, कैंसर ऑफ द सीमेंट कहा जाता है, क्योंकि एल्कली की बात करें तो ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, एफ्लोरेसेंस या फिर हमें व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं। लेकिन हम इसका कुछ कर नहीं सकते, कुछ परसेंटेज में हमको एल्कली देखने को मिलेंगे, अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5% में देखने को मिलता है। वेल वहीं पे हम बात करें एस से क्या डिनोट होता है, एस से हमारा सिलिका डिनोट करता है। और सिलिका भी स्ट्रेंथ के लिए, अगर लाइम के बाद किसी की बात करें तो लाइम के बाद सिलिका ही रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंथ के लिए। और इसकी जो परसेंटेज है वो 17 से लेकर 23% के बीच में वेराई करती है, और ये भी स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर ये परसेंटेज से ज्यादा हो गई तो हमको स्ट्रेंथ में वीकन, जो स्ट्रेंथ है और जो हमारा सेटिंग टाइम है उसमें हमको चेंज देखने को मिलेंगे। आई से बात करें तो आई हमारा आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है बेसिकली। अगर इसकी बात करें तो ये हमें 4 to 5% के बीच में देखने को मिलता है। ये हमारे स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये स्ट्रेंथ और कलर दोनों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। और एम से बात करते हैं तो ये है हमारा मैग्नीशिया। अगर हम बात करें एम क्या है, मेरा एम किसको डिनोट करता है, मैग्नीशिया को डोनेट करता है। यहाँ पर भी ये 2 से लेकर 4% के बीच में हमको देखने को मिलता है। मैग्नीशिया की बात करते हैं, ये स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर ये भी परसेंटेज में ज्यादा हो गया, इसमें भी एक्सेस देखने को मिला, तो लाइम की तरह यहाँ पर भी अनसाउंडनेस देखने को मिलेगी। तो सीमेंट में हमें किस किस के वजह से अनसाउंडनेस देखने को मिलती है, अगर मैं सीमेंट की बात करूँ तो सीमेंट में मुझे लाइम के वजह से और मैग्नीशिया के वजह से और मुझे सल्फर के वजह से, लाइम मैग्नीशिया की वजह से देखने को मिलता है एंड सल्फर की वजह से। और लाइम की वजह से हम पता कर सकते हैं अनसाउंडनेस, उस टेस्ट को क्या कहते हैं जरा बताइए। और लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से जो टेस्ट पता करते हैं, अनसाउंडनेस पता करते हैं, जरा बताइए कमेंट सेक्शन में उस टेस्ट को क्या कहते हैं। वेल अब यहाँ पर बोल रहा है तो 4 बोक्स कंपाउंड होते हैं हमारे, बोक्स कंपाउंड हमारे 4 होते हैं। अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर हमने देखा एक है हमारा C3A, फिर एक होता है हमारा C4AF, और एक होता है हमारा C3S, और एक होता है हमारा C2S। वेल चारों के एक निक नेम है, जरा सेलाइट, बेलाइट, फेलाइट और एलाइट, किस किस के नाम है जरा बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर हम C3A की बात करते हैं तो C3A बेसिकली यहाँ पर बात करें तो ये बहुत ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है। वेल ये हमारा क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये विद इन द 24 आवर्स सेट हो जाता है, विद इन 24 आवर्स हमारा सेटिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। तो ये क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज्यादा हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन देखने को मिलती है। वेल C4AF की बात करते हैं तो इसमें कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पर, अगर इसकी बात की जाए C4AF की। और C3S की बात करें तो ये हमारा 7 डेज के अंदर, 7 डेज के अंदर हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने लगता है, 7 से 14 डेज के अंदर हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने लगता है। तो अर्ली स्ट्रेंथ अगर किसी में चाहिए, अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, अगर अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो C3S की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे। वेल वहीं पर अगर हम C2S की बात करें तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो मिलती है ना हमें, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो कि हमारे 1 ईयर और सो ऑन में चलता रहता है, तो वर्ल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है वो हमें C2S की वजह से देखने को मिलती है। और सबसे कम लो हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो जहां पर भी मैसिव कंस्ट्रक्शन करना, जहां पर जो सीमेंट का है, जो सीमेंट की बात करें, सीमेंट की जो हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, वहां पर हम ये C2S की मात्रा इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है। हीट ऑफ हाइड्रेशन होने की वजह से हमें वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलता है। तो अब थोड़ी सी इस इन्फॉर्मेशन के हेल्प से हम इस मैचिंग को सॉल्व करेंगे। मैचिंग क्या कह रही है, C3S के बारे में बताओ भाई, C3S क्या है। तो 1 में हम देख सकते हो PQT के तरफ चलना है, C3S की बात कर ले, क्या ये अर्ली एज स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल सही बात है। तो एक तो हमारा 1 का P हो गया। वेल
टी और क्यू भी है, तो क्या वो लेटर एज स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। तो ये तो कहाँ आएगा? लेटर एज स्ट्रेंथ हमने C2S में देखा था, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं लोएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन किस में देखने को मिली थी? हमें क्यू में देखने को वो C2S में देखने को मिलती, तो क्यू का टी भी हो जाएगा, क्यू के साथ साथ टी भी हो जाएगा 2 का। और अगर हम बात करें C3A की बात करें तो फ्लैश सेटिंग देखने को मिलती है। तो C3A में आपको फ्लैश सेटिंग देखने को मिलेगी। फ्लैश सेटिंग क्या होती है? अगर फ्लैश सेटिंग की बात करें तो जैसे ही वाटर के संग हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू हुई, तो मतलब बहुत ही क्विक हमें हाइड्रेशन देखने को मिलता है। एक तो फ्लैश सेटिंग होती है और एक होती है हमारी फॉल सेटिंग। तो जो C3A है उसके वजह से हमें फ्लैश सेटिंग देखने को मिलती है, जो कि जल्दी सेटिंग होने लगती है, क्विक सेटिंग, तो वो हमारा आर हो जाएगा। और फॉल सेटिंग की बात करें तो वो हमें जिप्सम की वजह से देखने को मिलती है। फॉल सेटिंग में क्या होता है कि जिप्सम की वजह से, जो जिप्सम होता है उसमें 2H2O उसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो जब वो वाटर हम डालते हैं सीमेंट के अंदर तो वो अपने वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो इस तरीके से देखने को लगता है कि सीमेंट की हाइड्रेशन शुरू हो गई है, सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो रियल में ऐसा नहीं होता। आप थोड़ा और पानी डाल के देखो तो वो अपनी प्लास्टिसिटी लूज नहीं की होती है, वो अपना जिप्सम अपना वाटर को अगेन ले रहा होता है। तो ये तरीके की जो सेटिंग, जो झूठी मूठी सेटिंग, उसको हम फॉल सेटिंग कहते हैं, वो जिप्सम की वजह से देखने को मिलती है। फ्लैश सेटिंग हमें C3A की वजह से देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं तो हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन भी हमें C3A का देखने को मिलता है। तो हमारा पहले का P, दूसरे का Q एंड T और तीसरे का R एंड S, मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज फ्लो एट द रोड A एंड रोड B इज फॉर गिवन इंटरसेक्शन इज 504 और 396। अगर मैं बात करूं तो एवरेज फ्लो मतलब QA की वैल्यू मुझे दे रखा है 504 और QB की वैल्यू दे रखी है इंटरसेक्शन पे जो है वो 396। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सैचुरेशन फ्लो ऑफ बोथ इंटरसेक्शन इज 1800 व्हीकल पर आवर। तो सैचुरेशन भी दे रखा है हमें SA की वैल्यू, तो दोनों के लिए सेम है। मतलब SA के लिए SA और SB मेरा क्या हो जाएगा 1800 व्हीकल पर आवर। तो 1800 व्हीकल पर आवर। कैलकुलेट द साइकिल टाइम। साइकिल टाइम मुझे फाइंड करना है। साइकिल टाइम का फॉर्मूला मुझे पता है, CO क्या होता है। CO साइकिल टाइम की बात करें तो 1.5 इंटू L क्या है मेरा लॉस्ट टाइम है, +5 ऑफ ब्रैकेट वो डिनोमिनेटर में आता है 1 माइनस कैपिटल Y। कैपिटल Y की बात करें तो कैपिटल Y क्या होता है स्मॉल y प्लस YA प्लस YB, और YA प्लस YB क्या होगा QA अपॉन S और QB अपॉन S। QA कितना है मेरा 504 अपॉन 1800 और मेरा ये क्या हो जाएगा 396 अपॉन 1800। यहाँ से मैं जब इसे सॉल्व करूंगी 504 में 396 ऐड कर लेते हैं, 504 में 396 ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10, 1 कैरी 10 1 कैरी और ये हो जाएगा मेरा 9। तो 900 अपॉन 1800, 900 अपॉन 1800 मतलब क्या आ जाएगा मेरा 1/2। तो कैपिटल Y की वैल्यू हमारी जो कैपिटल Y है उसकी वैल्यू हमारी 0.5 आ गई है या फिर 1/2। और L जो लॉस्ट टाइम है ना क्वेश्चन में यहाँ पर कैंसिल आ नहीं पाया। लॉस्ट टाइम जो है क्वेश्चन में 9 सेकंड दे रखा है। लॉस्ट टाइम हमारा क्वेश्चन में 9 सेकंड दे रखा है, तो हम साइकिल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम तो लॉस्ट टाइम हमें 9 सेकंड दे रखा है, तो साइकिल टाइम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। 1.5 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, +5 करेंगे और 1 माइनस 0.5 हो जाएगा मेरा 0.5। तो 15 की टेबल में 9 मेरा जो आता है वो है हमारा 135, तो हो जाएगा 13.5 प्लस 5 और ये हो जाएगा 0.5। जब इसको आराम से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा 18.5 देखने को मिलेगा। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें जो साइकिल लेंथ है या साइकिल टाइम जो है वो मेरे को मिलेगी 37 सेकंड्स की। 37 सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये गेट के PYQ हैं और ये उम्दा लेवल के क्वेश्चन थे, पूछे गए हैं पहले के एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है। आपको ये लेक्चर शेयर करना है और फीडबैक में बताना है कि क्या और किस टॉपिक पे हम वीडियो लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।